नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 68वीं बीपीएससी जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है 12 फरवरी को जो 68वीं बीपीएससी कंडक्ट हुआ है, इसमें आपने कुछ बदलाव को महसूस किया होगा। उसी बदलाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका सोर्सेस क्या रहा है, उसके बाद आगे 69वीं के लिए क्या रणनीति होगी। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 68 मेंस में जो इसका सिलेबस है या क्वेश्चन को जो रीअरेंजमेंट किया गया है तो वो किस तरह से किया गया है और उसमें क्या क्या कठिनाई हम लोग के लिए बढ़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले कि सोर्सेस क्या रहे हैं 68वीं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर की। तो आपको हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर पहले कुछ दिखाते हैं। हम साइंस का दिखाते हैं, ऐसा ही लगभग हर जगह है। तो आप ये देखिए, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबर्ट विच गैस। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट विच गैस। ठीक है, आप ये क्वेश्चन यहाँ देखिए। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट इट गिव्स द corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि कौन सा गैस जो है यहाँ से लिबरेट होता है। तो यहाँ सीधा सीधी आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये यहाँ आपको 17 वाला दिखाते हैं कि सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। They are known as amphoteric oxides. The example of amphoteric oxides are, आप ये आइए एनसीईआरटी के उसी चैप्टर 2 में ही है, क्लास 10th चैप्टर 2 में। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ से ये देखिए, some metals oxide such as aluminum oxide NeAl2O3 or zinc oxide ZnO, so both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। यानी कि यहाँ बता रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देख रहे होंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से Al2O3 और ZnO हो गया। अभी आपको और हम दिखाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है, तो इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, लाल को नीला कौन सा करेगा। तो आप यहाँ पे आइए, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है इसके फर्स्ट पेज पे, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट पेज ये है। आप यहाँ देखिए, फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, एनसीईआरटी फर्स्ट पे। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो है, अभी आपको और दिखाते हैं। आप आ जाइए यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ठीक है, आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? आप आइए यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। आप ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का उसी चैप्टर का है कि वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। आप समझ रहे होंगे इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी का कितना है इस बार के पेपर के लिहाज से। तो इस बार का पेपर में क्या किया गया है कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से उठा लिया गया है, लगभग अभी आपको हमने साइंस का दिखाया, इसी तरह से हिस्ट्री पॉलिटी का भी उठाया गया है। और अगर जो ये स्टैटिक क्वेश्चन है यहाँ से उठा गया है, नहीं तो वो गवर्नमेंट के साइट से या फिर उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है।
तो इस बार जो है वो जो पहले होता था कि क्वेश्चन पेपर गलत या आंसर गलत, तो इस बार बहुत रेयर मिलेगा। कुछ पेपर हाँ दो चार में होगा कि प्रोविजनल से फाइनल आंसर की में दो चार क्वेश्चन में तो चेंजेस होते ही हैं, तो वो होगा ही। लेकिन इस बार जो पहले वाला डिबेट था वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब बदलाव की बात करें तो एक तो आप देखें कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ गया है। आपको एनसीईआरटी में डीप नॉलेज और डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। आप एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन। ठीक है, उसके बाद बात करते थे इस बार क्या चेंजेस थे कि आपको पांच जो पहले की तरह ही पांच ऑप्शन थे, लेकिन इस बार जो पांचवा ऑप्शन था उसको दो ऑप्शन में बाइफरगेट कर दिया गया था। डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव और ई ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। और ये एक तरह से और चैलेंज बढ़ा। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो तीन ही ऑप्शन है और ज़्यादा अच्छा हो गया हमारे लिए तीन ऑप्शन, लेकिन नहीं। आप देखे होंगे कि मैथ के ऑप्शन में भी ई आंसर जा रहा था, मैथ के क्वेश्चन में भी। तो ये एक तरह से थोड़ा सा चैलेंज बढ़ा है। जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन पहले 30 से 40 होता था, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है। और उस तीन से चार क्वेश्चन में भी क्या किया गया कि उसको ई आंसर डाल दिया गया है बहुत सारे में। जैसे कि आप चौकीदारी कर वाला देखे होंगे, उसका आंसर ई है। जैसे ई है तो वो आंसर मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और के मुकाबले। अब भले तीन ही ऑप्शन था आपके पास, लेकिन वो मुश्किल पैदा कर रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा बदलाव। तो हम 69th के लिए क्या करेंगे? 69th के लिए तो आपको पता ही है कि जैसा चेयरमैन साहब ट्वीट किए हैं कि ई ऑप्शन को हटा दिया जाएगा और बाकी चार ऑप्शन के साथ ही वो टफनेस लेवल को मेंटेन रखेंगे। जैसा कि यूपीएससी करता है कि इसका कभी भी 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है, तो चेयरमैन साहब ने वही ठाना है कि अब कट ऑफ तो हाई जाएगा नहीं। ठीक है, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि 113 चल के 108 चल के इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो अब वो जाने वाला है नहीं। तो 69th के लिए अब आपको पता है कि कॉमन हो गया है, कॉमन पेटी हो गया है। ठीक है, हम लोग इसका एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस देखते हुए 69th के लिए एनसीईआरटी सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो हम उसका एक एनसीईआरटी सीरीज लेके आएंगे। उसमें जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया फिर 69th और 68th प्रीलिम्स के बाद। अब बात करते हैं इसका 68 मेंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ये वाला 68 मेंस में जो बदलाव हुए हैं। तो पहले क्या होता था कि आपके पास ऑप्शंस रहते थे कि आप 15 क्वेश्चन में से किसी 8 को बनाएंगे। जैसा कि GS1 मान लीजिए है, इसमें 3 सेक्शन होता था। एक तो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला, ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स का, और तीसरा जो है DI का। तो पहले क्या था कि यहाँ मान लीजिए 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 6 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन, ऐसे करके, या यहाँ 6 5 4 ऐसे रहता था। आप इसमें से किसी 3 को बनाना है, इसमें से किसी 3 को, इसमें से किसी 2 को। तो चीज़ें आसान होती थी। आपको कोई सा भी आ रहा है तो आप 6 में से 3 बना के निकल गए। आप मान लीजिए बहुत लोग क्या करता था, गांधी, नेहरू एंड टैगोर को छोड़ के बाकी ये जो पाला आर्ट है, मधुबन, मतलब 3 आर्ट है, उसको जो पिछले साल छोड़ के बाकी 2 को, ट्रेंड चलता था कि इस बार पटना कलम पूछा, अगला बार पाला आर्ट पूछेगा, इस तरह से चलता था। ठीक है, तो वो अब जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया कि जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर से होल सिलेबस को कवर करेगा। ये 38 मार्क्स कैरी करेगा। 38 मार्क्स में जहाँ तक हमें लग रहा है कि 9.5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा और ये 38 मार्क्स का होगा। आपको पहले भी 4 पेज में आप आंसर लिखते थे, अब 1 पेज का आप लिखेंगे और 4 क्वेश्चन लिखेंगे तो 4 पेज में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको टाइम मेंटेन भी करना है। सबसे मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन जो है इसमें शॉर्ट्स में जो है, मान लीजिए आप हमेशा तैयार करते हैं कि आपको मॉडर्न आर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
आप तो तैयार किए हुए हैं इसको 4 पेज 5 पेज में। यहाँ पूछा क्या है, शॉर्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चन में 9.5 मार्क्स का। अब आपको आदत होगा कि 4-5 पेज आप इसमें लिख ले जा रहे हैं और आपका यहाँ पे आप इसमें 20 मिनट टाइम दे दिए। ये जो टाइम है आपको आगे जाके मैनेज करना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग इस बार ऑप्शनल पेपर में गलती किए थे 67th में कि वो जो उसका पढ़ा हुआ क्वेश्चन था वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, और वो उसी में 4-5 पेज लिख दिए जो कि उसको 1 पेज 1.25 पेज में लिखना था, वो उसको 3-4 पेज या 4-5 पेज में लिख दिए और बाद में उनको टाइम इशू हो गया। तो वही आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे। उसके बाद दूसरा चैलेंजेस है कि आपको पूरा सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि गैस करके जाएंगे यही पूछेगा, नहीं, वो थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ गया। दूसरा चैलेंजेस क्या बढ़ा है कि आप पहले 6 में से किसी 3 को लिखते थे, अब क्या है कि यहाँ तो ऑप्शन भी घट गया, आपको ये तो कंपलसरी है। यहाँ पे क्या है, किसी 2 में से 1 को लिखना है। मान लीजिए यहाँ चंपारण पूछा, ठीक है, यहाँ मौर्या पूछा, तो हो सकता पहले क्या था कि आप एक यहाँ रेडी कर लिए थे, यहाँ ये दोनों आपको आ रहा है तो आप ये 3 लिख के काम चला लिए। अब क्या है कि अब तो ये अथवा में या तो आप चंपारण लिखिए या मौर्य लिखिए, आपको दोनों आ रहा है तो आप यहाँ से एक ही लिख पाइएगा। चैलेंज कहाँ बढ़ेगा कि मान लीजिए यहाँ गांधी पूछा, यहाँ टैगोर पूछा, आपने दोनों नहीं पढ़ा है, तो पहले क्या था कि आप ये 2 लिख के आप अपना काम निकाल लिए। यहाँ क्या है, अब आपको या तो गांधी या टैगोर में से एक लिखना ही होगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया। उसी तरह से जब सेक्शन 2 की बात करेंगे, पेपर 1 में ही सेक्शन 2 का, तो ये भी वही 9.5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 4 जो है वो कंपलसरी रहेगा, आपको शॉर्ट आंसर लिखना ही होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बाकी 4 क्वेश्चन रहेगा, जो कि यहाँ पे 2 इसमें से किसी एक को लिखना है, यहाँ पे 2 जिसमें से किसी एक को लिखना है। सॉरी, अगला चैलेंज कहाँ बढ़ा है, ये जो DI है, पहले क्या होता था कि आपको 4 DI दिया रहता था, इसमें से किसी 2 को लिखना है। मान लीजिए कि पहले 4 था, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, और आपको 7 आसान लगा, 10 आसान लगा, आपने बना लिया, या फिर आपको 7 आसान लगा, 8 आसान लगा, आपने बना लिया। अब क्या है कि आपको मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इजी है, ये इजी है, ये मॉडरेट, टफ, ठीक है। तो अब आप ये दोनों तो इजी है, पहले क्या था कि आप इसी दोनों को बना लेते, अब है आप ये दोनों से किसी एक को बनाएंगे और इसमें से आपको एक बनाना ही होगा। मान लीजिए दोनों टफ दे दिया या दोनों मॉडरेट है, तो आपको क्या है कि अब इसमें प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा DI को सॉल्व करने का ज़रूरत है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके गलती ना करें। क्वेश्चन पेपर में इस बार जैसा हुआ था कि बहुत सारे लोग परसेंटेज को ही पूरा मार्क्स समझ के इस बार क्वेश्चन बना के आ गए थे, जो पहला क्वेश्चन था। तो वो वाला गलती आप एग्ज़ाम हॉल में जाके ना करें। और आपको यहाँ एक चैलेंज बना है कि आपको कंपलसरी कर दिया गया है, आप यहाँ से ये 2 में से किसी एक को बनाना है, ये 2 में से किसी एक को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा चैलेंजेस हम लोग के लिए बढ़ा है। अब बात करते हैं पेपर 2 में, तो पेपर 2 में भी वही है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपको कंपलसरी होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर 2 में 1, 4 एंड हमारे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक वाला, यहाँ भी ये कंपलसरी होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा आपको लिखने के लिए, छोटा छोटा। साइंस एंड टेक का पहले था आप कुछ टॉपिक को करके जाते थे, उसमें से 4 किए, 2 तो आ ही जाएगा। लेकिन अब क्या है कि आपको यहाँ तो सारा टॉपिक यहाँ से कवर करना पड़ेगा छोटा छोटा, और फिर यहाँ से कोई 2 रहेगा जिसमें से आप 1 लिखेंगे। तो साइंस एंड टेक औरों के मुकाबले हमेशा आसान रहा है। पॉलिटी और इकोनॉमी में थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ेगा। तो ये तो हमारा था GS1 GS2 का सेक्शन। अब बात करते हैं जो नया एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है ऑप्शनल पेपर का। तो ऑप्शनल पेपर में क्या है कि सॉरी ऐसे पेपर का, तो ऐसे पेपर को 3 खंड में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3 सेक्शन जो है
पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन ये बिहार स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन रहेगा जो कि बिहारी वाइब से रिलेटेड रहता है। इसमें आपको बिहारी वाइब्स आएगा, जैसे कि लिट्टी चोखा, भोजगरी कोहरा, ऐसा ही हरबड़ी बिया, कनपट्टी सनूर, ना राधा के न मन घी होई, ना राधा नाची, इस टाइप का। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ लिख एक क्वेश्चन है, ना राधा के नौ मन घी होई, ना राधा नाची। तो आपको ये लग रहा है कि ये क्या है, तो आप इसको बिहार से जोड़ के जब आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्या मिलेगा कि आपको ये बिहार का कंडीशन बताता है कि बिहार के पास ना उतना रिसोर्सेस होगा कि बिहार बीमारू राज्य से निकलकर एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में दिखे। तो आपको इससे यही कनेक्शन करना है, यानी कि ना राधा के पास ना मन घी होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो वही देखना है कि बिहार के पास रिसोर्सेस का कमी है, तो ना बिहार के पास वो रिसोर्सेस होगा और ना ही बिहार एक बीमारू राज्य से निकलकर डेवलप स्टेट के रूप में उभरेगा। तो यही क्वेश्चन आप इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखेंगे और इसमें आप अपना एनालिटिकल सोच को बताएंगे कि क्या हाँ ये बात सही है कि बिहार के पास ना रिसोर्सेस होगा या बिहार डेवलप स्टेट के रूप में उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा। इसको आपको सेक्शन 3 में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात करें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 1 जैसा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आप देख रहे होंगे कि ये फिलोसॉफिकल, ठीक है, लिटरेचर सेक्शन 2, या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, तो ये दोनों उसी से रिलेटेड रहेगा। अब इसके लिए यूपीएससी का पीवाईक्यू देख सकते हैं कि किस टाइप के ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे, सॉरी ठीक से लिख देते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू, हाँ ओके। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब हमारे चैनल पे, जो ये चैनल हमारा है, अभी तो प्रीलिम्स के कारण थोड़ा सा थोड़ा सा गैप हो गया था, लंबा तो नहीं बोलेंगे, 5-7 दिन का जरूर गैप हुआ था। तो इस चैनल पे अब जो नया प्रोग्राम आएगा, एक तो करंट अफेयर्स का हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन को कवर करेंगे हम लोग, या ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स होगा वो उसको न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी सीरीज आएगा हमारा, जिसमें हम लोग पूरा एनालिटिकल वे में ईच एंड एवरी सेक्शन को कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन पाएगा उसको कवर करेंगे, वहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए क्या होगा कि मॉडल पेपर जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, आईआर का, जीएस1 का, जीएस2 का, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका मॉडल आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एक मॉडल आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एनसीईआरटी सीरीज, मॉडल आंसर और करंट अफेयर्स की सीरीज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।